हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में। तो एक्सेसरी ऑर्गन 4 ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, फिर है लिवर, फिर पैंक्रियास एंड देन गॉल ब्लैडर। तो ये 4 ऑर्गन मिलकर बनाते हैं हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें कौन कौन से पार्ट है एक बार वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है माउथ, फिर है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनल एरिया। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के मेन पार्ट नहीं होते, मगर ये जो एक्सेसरी ऑर्गन है इनकी सेक्रीशन बहुत हेल्पफुल होती है डाइजेशन प्रोसेस में। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में समझेंगे एंड पर्टिकुलरली हम पैंक्रियास के बारे में समझेंगे और बाकी के जो 3 एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं उनको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो आज की पूरी वीडियो में हम पैंक्रियास के बारे में ही बात करेंगे। तो पैंक्रियास में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। It is the organ and a gland. It is at the back of the stomach. It is both exocrine and endocrine in nature. तो पैंक्रियास एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है, आप दोनों ही इसे कह सकते हो। इट इज एट बैक ऑफ द स्टमक। अगर हम पैंक्रियास की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारे स्टमक के पीछे की तरफ होता है। तो अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो इट इज पोस्टीरियर टू स्टमक, तो स्टमक के पीछे की तरफ। इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर। तो जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो एक्सोक्राइन होते हैं या फिर एंडोक्राइन होते हैं। तो पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो जैसे अभी हमने समझा कि पैंक्रियास एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन भी है, तो अब समझ लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड they give their secretion through a duct, hence they are also called as glands with duct। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनको अपनी सेक्रेशन एक ट्यूब के थ्रू वो सेक्रेट करते हैं। मतलब उनकी जो सेक्रेशन है वो किसी ट्यूब के थ्रू या डक्ट के थ्रू ही पास होती है। इसी वजह से हम इन ग्लैंड्स को ग्लैंड्स विद डक्ट भी कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। दे गिव देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डू नॉट रिक्वायर एनी डक्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको अपनी सेक्रेशन देने के लिए किसी ट्यूब की या किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली अपनी सेक्रेशन को ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंचा देते हैं। तो ये होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनको सेक्रेशन छोड़ने के लिए एक ट्यूब की, एक डक्ट की जरूरत होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनको सेक्रेशन छोड़ने के लिए किसी ट्यूब की, किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, ये अपनी सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में छोड़ देते हैं। तो पैंक्रियास हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास। तो स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज में आपको 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है, मतलब हमारे जो पैंक्रियाज है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हेड ऑफ द पैंक्रियाज, फिर आता है बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज एंड लास्ट है टेल ऑफ द पैंक्रियाज। तो ये 3 पार्ट मिलकर बनाते हैं हमारा पूरा पैंक्रियाज। तो हेड के बारे में समझ लेते हैं पहले। It is the widest part of the pancreas. It is of C shape and covered by duodenum. From the center of it, there is a pancreatic duct where pancreas secretion goes to duodenum. तो हेड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है कि ये पूरे पैंक्रियास में सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। इसके अलावा इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, मतलब जो हेड होता है वो एक सी शेप का होता है और हेड के एकदम सेंटर में एक ट्यूब होती है या फिर एक डक्ट होती है, उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। और पैंक्रियास जो भी सेक्रेशन दे रहा है वो उस पैंक्रियाटिक डक्ट से ही डिओडेनम में एंटर करती है। और डिओडेनम हम जानते हैं
वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। तो पैंक्रियास की जो भी सेक्रेशन है वो पैंक्रियाटिक डक्ट से होकर डिओडेनम में एंटर करती है। अब हम सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं पैंक्रियास के, जो है बॉडी। इट इज द मेन पार्ट लाइज बिहाइंड द स्टमक बिफोर L1। तो ये हमारे पूरे जो भी पैंक्रियास है उसका मेन पार्ट होता है एंड इट इज बिहाइंड द स्टमक। जैसे हमने इंट्रोडक्टरी पॉइंट में पढ़ा था पैंक्रियास के बारे में, दैट इज इट इज बिहाइंड द स्टमक और इट इज पोस्टीरियर टू स्टमक। तो ये जो बॉडी होती है ये स्टमक के पीछे की तरफ होती है, बट इट इज बिफोर L1 और लंबार 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो लंबार 1 है एक्चुअली ये लंबार वर्टिब्रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमारी जो बैकबोन है उसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है सर्वाइकल, फिर है थोरैसिक, फिर आता है लंबार, फिर सेक्रल रीजन, फिर कॉक्सिजियल रीजन। तो लंबार एरिया में जितनी भी हमारी बैक की बोन्स हैं या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम L1, L2, L3 करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो लंबार रीजन में जो सबसे पहली वर्टिब्रेट है दैट इज L1, ये उसके ठीक आगे की तरफ होता है। तो पैंक्रियास L1 के ठीक आगे की तरफ है। तो बॉडी में बस आपको ये याद रखना है, इट इज बिहाइंड द स्टमक एंड इट इज बिफोर L1। नाउ इट इज टेल ऑफ द पैंक्रियास। तो टेल एकदम एंड पार्ट होता है पैंक्रियास का। इट टचेस द स्प्लीन एंड इट इज द एंडोक्राइन पार्ट। तो जो टेल होती है पैंक्रियास की वो लेफ्ट साइड की तरफ हमारे स्प्लीन को टच करती है एंड जो एंडोक्राइन पार्ट है वो टेल में होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा पैंक्रियास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ है, तो पैंक्रियास का जो टेल वाला पोर्शन है वो एंडोक्राइन फंक्शन निभाता है। एक बार जो स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास है उसे इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे ये है हमारा पैंक्रियास, तो ये जो सबसे पहला पार्ट है ये है हमारा हेड, बीच का पार्ट हो गया बॉडी और लास्ट का पार्ट हो गया टेल ऑफ द पैंक्रियास। हमने हेड में ये समझा था इट इज द वाइडेस्ट पार्ट, तो आप देख सकते हैं जो हेड एरिया है वो वाइडेस्ट है पूरे पैंक्रियास में। एंड हेड इज ऑफ सी शेप, आप देख सकते हो ये इंग्लिश लेटर सी के फॉर्म में है। एंड जो हमारा हेड है वहां पे एक डक्ट होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये ट्यूब देख पा रहे हो तो यही है आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियास जो भी सिक्रीशन निकाल रहा है वो इस पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए हमारे डिओडेनम में एंटर करती है। ठीक है, अब हम आते हैं बॉडी पे। ये हमारी बॉडी है और लास्ट पार्ट है टेल। ये जो टेल पार्ट है ये यहीं पर ही स्प्लीन को टच करता है, मतलब जो एंड ऑफ द टेल है वो स्प्लीन को टच करती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास। तो जो पैंक्रियास है इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये एक्सोक्राइन भी होता है एंडोक्राइन भी होता है। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में ही समझेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, अराउंड 1200 मिलीलीटर ऑफ सेक्रीशन पर डे पैंक्रियास गिव टू डिओडेनम। तो करीब 1200 मिलीलीटर तक की सेक्रीशन हर दिन पैंक्रियास से डिओडेनम में एंटर करती है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट में, इट इज 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ सेल। तो 2 टाइप के सेल्स होते हैं हमारे एक्सोक्राइन पार्ट में, एक होता है डक्टल सेल्स और एक होता है असीनी सेल्स। तो डक्टल सेल्स एंड असीनी सेल ये मिलकर बनाते हैं हमारा एक्सोक्राइन पार्ट। तो अब हम इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। डक्टल सेल्स, इट इज द एक्सोक्राइन पार्ट, it creates sodium bicarbonate. This reduces acid of the chyme so that duodenum lining do not get damaged by the acid. तो हम अपने जब स्टमक का टॉपिक था उसमें हमने ये समझा था कि जो फूड है जब स्टमक में एंटर करता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो फूड में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो जाता है। तो जो स्टमक की जो लाइनिंग है वो कहीं डैमेज ना हो जाए उस एसिड के वजह से, तो स्टमक में एक पर्टिकुलरली एक म्यूकस की लेयर होती है जो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऐसी कोई म्यूकस की लाइनिंग नहीं होती। तो कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज ना हो जाए फूड के एसिड से,
इसीलिए पैंक्रियास सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करता है। वो सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलाइन होता है नेचर में, इसी वजह से वो फूड के एसिडिक बिहेवियर को कम कर देता है। तो पैंक्रियास में जो डक्टल सेल्स होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। These cells get signal from secretin hormone to produce NaHCO3। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक समझ रहे थे और उसमें पर्टिकुलरली ड्यूोडेनम में हमने समझा था कि ड्यूोडेनम में दो मेन हार्मोन होते हैं, पहला सेक्रेटिन एंड दूसरा होता है सीसीके हार्मोन, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। तो जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, वो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि तुम सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज करो। अब हम इसे डिटेल में समझ रहे हैं कि जो ड्यूोडेनम है उसमें जो सेक्रेटिन हार्मोन है वो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है और पैंक्रियास के जो डक्टल सेल्स होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाकर फिर ड्यूोडेनम में छोड़ते हैं। तो ये है पूरा इसका प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट सेल्स पे बढ़ जाते हैं, दैट इज असीनी सेल्स। एंड इसमें एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, इट इज द एक्सोक्राइन पार्ट। जैसे हम जानते हैं दीज सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जैसे मैंने बताया ड्यूोडेनम के पास दो हार्मोन थे, सेक्रेटिन हार्मोन, सेक्रेटिन का हम फंक्शन देख ही चुके हैं। दूसरा हार्मोन था सीसीके हार्मोन, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है ड्यूोडेनम में वो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा और पैंक्रियास अपनी कुछ सेक्रीशन प्रोवाइड करेंगे। वो सेक्रीशन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड वो सेक्रीशन है कौन कौन से, वो सेक्रीशन है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है कि जो ड्यूोडेनम है वो सीसीके हार्मोन सेक्रेट करेगा, वो सीसीके हार्मोन पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेंगे और पैंक्रियास के असीनी सेल्स फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन को फिर वो रिलीज करेंगे ताकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन हो सके। तो इस तरीके से पूरा फंक्शन होता है। एक बार हम ये जो हमारे एंजाइम्स हैं इनके फंक्शन को देख लेते हैं। तो जो हमारे पैंक्रियास का जो असीनी सेल्स है वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज सेक्रेट करते हैं। पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं और ये फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होते हैं, लाइपेज का मेन काम होता है फैट का डाइजेशन। अब ये फैट का डाइजेशन करते हैं और फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड सेक्रीशन है ट्रिप्सिन या फिर कीमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था हमारा एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक समरी के तौर पे अगर मैं ये बताऊं तो हमारा ड्यूोडेनम होता है, ड्यूोडेनम में दो टाइप के हार्मोन होते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन और सीसीके हार्मोन। तो जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है वो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि तुम सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करो और पैंक्रियास के ये जो डक्टल सेल्स होते हैं वो डक्टल सेल सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हार्मोन पे ड्यूोडेनम के। दूसरा हार्मोन था सीसीके हार्मोन, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। वो हार्मोन पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेगा कि तुम अपने एंजाइम को रिलीज करो ताकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके। तो पैंक्रियास के असीनी सेल्स तीन टाइप के एंजाइम को रिलीज करते हैं, दैट इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। तो ये है डक्टल सेल एंड असीनी सेल्स का फंक्शन हमारे एक्सोक्राइन पार्ट में। आइए अब हम समझ लेते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने समझा था जो टेल होती है पैंक्रियास की वही हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है। सो द टेल ऑफ द पैंक्रियास इट इज द एंडोक्राइन पार्ट। और जो टेल होती है उसको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लेग्रांज। तो ये जो आइलेट है, आइलेट का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड। तो जो टेल पार्ट होती है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो काफी स्कैटर्ड होते हैं, लाइक स्मॉल स्मॉल आइलैंड। इसी वजह से
टेल ऑफ द पैंक्रियास, इसको हम आइलेट ऑफ लैग्रांज भी कहते हैं। अब इन द आउटर लेयर ऑफ पैंक्रियास वी हैव दीज सेल्स। तो एंडोक्राइन पार्ट में 3 मेजर सेल्स होते हैं। जैसे हम एक्सोक्राइन पार्ट को जब हम पढ़ रहे थे उसमें 2 मेन सेल्स थे, डक्टल सेल्स और असिनी सेल्स। वैसे ही एंडोक्राइन पार्ट में 3 मेजर सेल्स होते हैं। वो सेल्स हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन सेक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सेक्रेट करते हैं एंड डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन को सेक्रेट करते हैं। एक नोट है उसको हम पढ़ लेते हैं। द इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। इफ दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली देन cells will not be able to take the glucose even if the glucose is available. If more glucose there in the blood for the long period of time, this is diabetes mellitus. तो जो हमारे अल्फा सेल्स थे वो ग्लूकागॉन सेक्रेट कर रहे थे और बीटा सेल्स इंसुलिन सेक्रेट कर रहे थे। और ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये प्रॉपरली सेक्रेट ना हो या फिर प्रॉपरली फंक्शन ना करें तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो ग्लूकोज को कभी ले नहीं पाएंगे, इवन अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो तब भी। तो अगर ज्यादा समय तक जो शुगर लेवल हमारे ब्लड में रहे तो इससे हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन कहे जाते हैं। अब हम इन हार्मोन्स को काफी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन हम समझेंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन में हमने ये समझा था कि जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन इट हेल्प इन मेंटेनिंग शुगर लेवल by decreasing the sugar level and bringing it level back to normal. ठीक है। Also it convert glucose to glycogen and store into liver. तो इंसुलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब कभी भी हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर के लेवल को नीचे ले आता है वापस नॉर्मल पे। तो इंसुलिन का काम है अगर शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसको कम करना और वापस नॉर्मल पर लेकर आना। अब ये करता कैसे है? इट कन्वर्ट द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इनटू लिवर। तो जब कभी भी हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन हमारे जो बॉडी के सेल्स है उनको स्टिमुलेट करता है कि तुम ओपन हो जाओ और ग्लूकोज को अंदर ले लो। तो इंसुलिन के वजह से जितने भी सेल्स हैं वो उस ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। बाकी जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है अभी भी ब्लड में, तो इंसुलिन क्या करता है, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उस ग्लाइकोजन को लिवर में स्टोर कर देता है। इस तरीके से हमारे जो ब्लड का शुगर लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन का। और करीब 60% ऑफ इंसुलिन इज यूज इन दिस। तो करीब 60 इंसुलिन का 60% इस पर्टिकुलर काम में यूज हो जाता है। पैंक्रियाज एंड ट्रिप्सिन, chymotrypsin already converted the protein into amino acid. Insulin do the work to deliver this to cells. और अब हम देख चुके हैं कि जो पैंक्रियास के ट्रिप्सिन होते हैं और कीमोट्रिप्सिन होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, वो जो अमीनो एसिड है उसको वो सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और करीब 25% ऑफ इंसुलिन इस पर्टिकुलर काम में यूज होता है। अब ये जो अमीनो एसिड हैं उनका मेन काम होता है पुराने टिश्यूज को रिपेयर करना और नए टिश्यूज को फॉर्म करना। तो करीब 25% ऑफ इंसुलिन का काम होता है कि वो अमीनो एसिड को सेल्स तक पहुंचाए। लास्ट फंक्शन है 10% ऑफ इंसुलिन इज यूज टू डिलीवर द फैट टू द सेल विच इज डाइजेस्टेड बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, हम जानते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है या फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो इंसुलिन क्या काम करता है, उस फैट को हमें सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है और करीब 10% ऑफ इंसुलिन इस काम में यूज हो जाता है। एक नोट है, इफ पैंक्रियास डू नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन then person can have diabetes mellitus 1 and if not treated then cell will start digesting fats and start taking proteins from the muscles and अगर इंसुलिन किसी भी रीजन से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं
वो ग्लूकोज को नहीं ले पाएंगे, मतलब एनर्जी वो नहीं ले पाएंगे इवन इफ ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो तब भी। तो इससे क्या होगा, अब सेल्स को तो रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, ठीक है, तो वो क्या करने लगेंगे, हमारे बॉडी के फैट को ही कंज्यूम करने लग जाएंगे। और जब पूरे फैट को वो कंज्यूम कर लेंगे, फिर बची मसल्स, फिर वो मसल्स को भी कंज्यूम करने लग जाएंगे। इससे होगा क्या, जो पर्सन है वो काफी दुबला पतला सा होने लग जाएगा, काफी स्किनी होने लग जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन करे। अगर इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, दिस कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटिस। तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, दैट इज पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पर्सन बी लाइक स्किनी। पॉलीफेजिया का मतलब होता है पर्सन को बार बार भूख लगेगी। पॉलीयूरिया का मतलब होता है उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गए, मतलब बार बार उसे यूरिनेशन जाना पड़ेगा। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है अनयूजुअल थर्स्ट, उसे बार बार प्यास लगने लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स पर्सन में सामने आने लगेंगे अगर उसका इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो, और पर्सन काफी पतला हो जाएगा। तो ये था इंसुलिन का फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड हार्मोन की तरफ, दैट इज ग्लूकागॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ग्लूकागॉन जो हमारे पैंक्रियास के अल्फा सेल्स होते हैं, वो ग्लूकागॉन सेक्रेट करते हैं। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शुगर लेवल बाय इंक्रीजिंग द शुगर लेवल एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू नॉर्मल। तो ग्लूकागॉन भी काम क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन की तरह। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है शुगर लेवल को। तो इंसुलिन का काम क्या था, अगर शुगर लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो इंसुलिन उस शुगर लेवल को नीचे लेकर आता है और नॉर्मलाइज करता है। लेकिन ग्लूकागॉन काम क्या करता है, अगर शुगर लेवल नीचे चले जाए, नॉर्मल लेवल से नीचे चले जाए, तो ग्लूकागॉन उसको इंक्रीज करके नॉर्मल पे लेकर आता है। तो इस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागॉन अपोजिट फंक्शन निभाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दिस हार्मोन विद द हेल्प ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स कन्वर्ट 250 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, अभी हमने जब हम इंसुलिन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इंसुलिन का वन ऑफ द फंक्शन क्या था कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और लिवर में स्टोर कर देता है। तो ग्लूकागॉन का फंक्शन है उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो ये है ग्लूकागॉन का फंक्शन। एक नोट है, इफ शुगर लेवल इज ड्रॉप डाउन वेरी लो, दिस इज डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया, देन पर्सन इज गिवन विथ ग्लूकागॉन इंजेक्शन। ग्लूकागॉन प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिक कोमा और कन्वर्जन। तो शुगर लेवल अगर एकदम से नीचे गिरने लग जाए, तो इसको हम कहते हैं डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें ग्लूकागॉन का इंजेक्शन देना होता है ताकि शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए। तो ये कंडीशन काफी खराब होती है कि शुगर लेवल एकदम नीचे गिर जाए, क्योंकि ऐसे केस में पर्सन कोमा में जा सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। और पर्सन कैन सफर फ्रॉम कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है इरेगुलर मूवमेंट होने लगती है, मतलब पर्सन के हाथ पैर ऐसे शेक होने लगते हैं और पर्सन को कंट्रोल नहीं रहता उस पर। तो इसलिए ग्लूकागॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शुगर लेवल का नीचे जाना दैट इज लाइक वेरी डेंजरस कंडीशन। क्योंकि जब शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो पर्सन एटलीस्ट कुछ वर्क कर सकता है, लेकिन जब शुगर लेवल नीचे होता है तो पर्सन के पास एनर्जी नहीं होती वर्क करने की, और अगर गिरता रहे तो पर्सन कोमा में जा सकता है। तो इसीलिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। अब हम अपने थर्ड हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो पैंक्रियास के डेल्टा सेल एक तो सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है। तो जो सोमैटोस्टैटिन है उसका मेन काम होता है जो अननेसेसरी ग्रोथ होती है बॉडी में उसको स्टॉप करना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, और जो हाइपोथैलेमस का सोमैटोस्टैटिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा सेक्रेट ना करो। ठीक है, इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टीसीएच, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक जूसेस, इन सबको भी कंट्रोल करके रखता है। तो हम सोमैटोस्टैटिन को इनहिबिटर की तरह कह सकते हैं कि ये जितनी भी अननेसेसरी ग्रोथ हो रही होती है उसको कंट्रोल करके रखता है।
सोमैटोस्टैटिन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी ग्रोथ लाइक ट्यूमर्स, फिब्रॉइड्स। तो हमारे बॉडी में जो ट्यूमर्स होते हैं, फिब्रॉइड्स बन जाते हैं, तो उनको भी स्टॉप करके रखता है। तो ये था सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने पैंक्रियास के पूरे टॉपिक को डिटेल में समझा, जिसमें हमने समझा पैंक्रियास के कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास के बारे में समझा, हमने पैंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शन को प्रॉपरली समझा और एंडोक्राइन फंक्शन को प्रॉपरली समझा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हमारा फर्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन दैट इज पैंक्रियास ये अब खत्म हो गया। अब के जो बाकी के 3 एक्सेसरी ऑर्गन हैं उनको हम आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।